नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम खबर पर नजर में। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में उन तमाम खबरों की बात करते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन पर हमारे संवाददाताओं ने उस बनाए रखी है नजर। तो ऐसी ही खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं हम। सबसे बड़ी खबर की बात सबसे पहले करते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के घर पर पहलवानों की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक में एक सकारात्मक परिणाम निकला है। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक इस बैठक में शामिल रहे हैं। पहलवानों की तरफ से उनकी खेल मंत्री से बैठक हुई है। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि 15 जून तक आरोपों की जांच पूरी कर पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देगी। तब तक खिलाड़ी यानी 15 जून तक कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन का यानी WFI का चुनाव करा लिया जाएगा, जिसमें बृजभूषण सिंह और उनके समीप के जो लोग होंगे, जो उनके आसपास के लोग होंगे, वो इसमें भाग नहीं लेंगे। वैसे भी बृजभूषण सिंह का 3 टर्म पूरा हो चुका है। तो इस बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि 30 जून तक रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव करा लिया जाएगा। अनुराग ठाकुर केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि 6 घंटे तक तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई। बातचीत बेहद सार्थक और सकारात्मक रही है। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IOA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि सरकार ने पहलवानों के मांगों को स्वीकार किया है। उनके जो सुझाव थे, जो मांगे थी, उसको स्वीकार किया गया है। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है और इन बातों पर, क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे, उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। तो बहुत पॉजिटिव बातचीत हुई है खिलाड़ियों के साथ। हमारे संवाददाता गौरव इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े भी हुए हैं। गौरव, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू इसको आप देख रहे हैं। खेल मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा था, खेल मंत्री ने स्टेप इन किया और उसके बाद ऐसा लग रहा है जो बर्फ जमी थी वो पिघलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निखिल, और ये बहुत ज़रूरी भी था क्योंकि जिस तरह से एक बातचीत का जो एक कहना चाहिए जो एक सिलसिला था वो कहीं ना कहीं रुक गया था। लेकिन हालांकि ये जो बातचीत का जो सिलसिला जो रुका था वो कहीं ना कहीं जो पहलवानों की जो खिलाड़ियों की जो खेमा जो था वो जिस तरह से उस पूरे मंच का जो राजनीतिकरण हुआ था वो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार की तरफ से हमेशा दरवाजे खुले रहे। सरकार ने हमेशा इस मसले को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने खिलाड़ियों को हमेशा प्राथमिकता पर रखा क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको सरकार हमेशा से इस बात की ओर ध्यान रहा है कि खेलों का जो है वो किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी साल एशियन गेम्स हैं और उसके बाद अगले साल जो है वो पेरिस ओलंपिक है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमेशा से सरकार का ध्येय ये रहा है कि खिलाड़ी जो हैं वो अपने खेल पर फोकस रखें और उस कड़ी में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो सरकार के दरवाजे जो हैं वो हमेशा खुले हुए हैं। तो इसी कड़ी में हमने देखा कि आज भी एक लंबी जो बातचीत का जो सिलसिला था वो देखने को मिला। खुद सरकार के बुलावे पे जिस तरह से जो पहलवान थे, साक्षी मलिक हैं और बजरंग पूनिया हैं, वो पहुंचे थे केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के आवास पर और वहां पर एक लंबी बातचीत हुई जिसमें सरकार ने बेहद गंभीरता के साथ उनकी सारी समस्याओं को सुना, उनकी सारी चिंताओं को सुना और
अपनी बातें भी सामने रखी कि किस तरह से सरकार जो है वो इस पूरे मसले को देख रही है, और कहीं ना कहीं इन बातों को सामने रखा कि जिस तरह से जो खिलाड़ी जो थे, जो पहलवान थे, उनकी शिकायत थी कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उनको हटाया जाए, तो उनको साइडलाइन किया गया। उनको कहना चाहिए कि उनसे जो पावर थी वो कहीं ना कहीं जो कुश्ती से जुड़े जो मसले थे उनसे छीन ली गई। इसके अलावा जो कुश्ती संघ के अधिकारी थे उनको साइडलाइन किया गया और एडहॉक कमेटी का निर्माण किया गया, जो कि कुश्ती संघ से जुड़े तमाम मसलों को जो है वो देख रही है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि UWW का भी एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर को भी ध्यान में रखते हुए सरकार जो है, हमेशा से सरकार की जो प्राथमिकता रही वो यही रही कि ये मसला जो है वो जल्द से जल्द सुधरे और खिलाड़ी जो हैं वो वापस ट्रैक पर लौटे। इसलिए जो ये वार्ता हुई, इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़रूरी पहलू, जो सबसे पहला बात थी, वो इसी बात को रखा गया कि जो WFI के जो चुनाव हैं वो 30 जून तक कराए जाएंगे। और इसके अलावा जो खिलाड़ियों से ये कहा गया, जो पहलवान हैं, उनसे बात सामने रखी गई कि 15 जून तक, जो कि दिल्ली पुलिस जो अपनी जांच कर रही है, वो जांच पूरी हो जाएगी तो चार्जशीट जो है वो दायर की जाएगी। लेकिन तब तक, जब तक कि 15 जून नहीं होती, तब तक पहलवान या उनके कोई समर्थक जो है वो किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन है वो नहीं करेंगे। इस बात पे एक आम सहमति बनी, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि ये पूरी बातचीत जो है वो एक अच्छे माहौल के बीच में हुई। तो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव कमिटमेंट की तरफ जो है ये पूरा मसला जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उम्मीद की जाएगी कि जल्द ही इस जो समस्या है इसका भी जो है वो समाधान निकल कर आएगा। बिल्कुल, तो खुले मन के साथ सरकार की बातचीत हुई, खिलाड़ी भी बड़े पॉजिटिव नजर आए। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उम्मीद जताई जा रही है कि इसका जो एक स्थायी समाधान है इस पूरे मुद्दे का, वो ज़रूर निकल सकेगा। फिलहाल 15 जून तक किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, और 15 जून तक एक चार्जशीट फाइल कर देगी दिल्ली पुलिस। उसके बाद आगे जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। 30 जून तक WFI के चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, गौरव। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। तो किसानों के लिए एक बड़ा फैसला है। यह कदम उत्पादकों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4% की वृद्धि की गई है। मूंग दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए, यानी 10.4% की वृद्धि, 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए MSP को सुनिश्चित किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मूंगफली पर 9%, तिल पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% की वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने धान का MSP 143 रुपए बढ़ाकर 2023-24 के लिए 2,183 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरियाणा के गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो कनेक्टिविटी को स्पर्श से द्वारका एक्सप्रेसवे तक मंजूरी दी है। पूरी तरह से एलिवेटेड इस प्रोजेक्ट पर 5,452 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा, और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। और कैबिनेट के अहम फैसले लिए गए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए शैलेंद्र मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे इस विषय पर, अगर देखें तो कहीं ना कहीं किसानों के
चेहरों पर मुस्कान आई होगी। इस फैसले के बाद से उत्पादक प्रसन्न हुए होंगे और उसके साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात है उस पर भी एक कदम आगे बढ़ी है सरकार। क्या कहेंगे आप? लेकिन देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। पहला, किसानों और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ। दूसरा, मेट्रो से जुड़ा हुआ, गुरुग्राम हरियाणा में जो मेट्रो है उसके विस्तार का फैसला। और तीसरा, बीएसएनएल के पुनरुद्धार से जुड़ा हुआ फैसला है। 89,000 करोड़ रुपए, तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज है, जिससे 4G और जो स्पेक्ट्रम है उसमें विस्तार होगा 4G सेवा में, और 5G की तरफ बीएसएनएल जाएगा। हम जानते हैं कि देश भर में उसको मजबूती दी जा रही है। और गुरुग्राम में जो मेट्रो है उसको 28 किलोमीटर उसका विस्तार होगा। उससे हम देखेंगे कि बाद में एक लूप लाइन के जरिए उससे द्वारका एक्सप्रेस तक लाया जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर में हम जानते हैं कि मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, इससे रोजगार के नए अवसर आ रहे हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं, निवेश आ रहे हैं। तो उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। 4 वर्षों में ये मेट्रो बनकर तैयार हो जाएगी, जो तकरीबन 28.5 किलोमीटर लंबी होगी। तो हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम में एक मेट्रो के विस्तार के बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तकरीबन 5800 करोड़ से अधिक की धनराशि को मंजूरी इसमें दिया गया है। लेकिन जो सबसे अहम एक फैसला है जिस पर हमने देखा कि देश भर के किसानों की निगाहें थी, खरीफ में एमएसपी की कीमत क्या तय की जाती है, जो मुख्य फसलें हैं, खासतौर पर धान और तमाम दलहनी फसलें हैं। तो आज जो बढ़त की गई है, तकरीबन 7% की बढ़त आप धान पे देखें की गई है। यानी कि हम देख रहे हैं कि साल दर साल जब से फैसला हुआ है कि अनुशंसा जो हुई थी स्वामीनाथन कमेटी की कि कम से कम लागत का 50% ज्यादा एमएसपी देना है किसानों को, उस पर मोदी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि जो प्रमुख फसलें हैं उनकी खरीदारी भी अधिक से अधिक हो। हम देखें कि पिछले 2 वर्षों में देखें तो रिकॉर्ड खरीदारी धान और गेहूं की हुई है। तो धान की एमएसपी में इजाफा किया गया है और रिकॉर्ड इजाफा मूंग की एमएसपी में किया गया है। इसके साथ मक्का और तो तमाम दलहनी फसलें हैं, उड़द, उनकी एमएसपी में इजाफा किया गया। और तब तक कॉटन भी हम जानते हैं कि बड़ी संख्या में किसान उगाते हैं, कॉटन के एमएसपी में भी इजाफा किया गया। तो खरीफ की जो तमाम मुख्य फसलें हैं उनके दामों में हम अच्छी खासी बढ़त देखते हैं। दूसरी बात यह है कि न केवल एमएसपी बढ़ाई गई है, बल्कि हम जानते हैं कि अगर आप पिछले 2 वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों की उपज की अधिक से अधिक खरीद की जाए। यानी जो गेहूं और धान किसान बेचते हैं, सरकारी मंडियों के जरिए सरकारी खरीद उनकी सुनिश्चित की जाए, जिससे पीडीएस के लिए अनाज उपलब्ध हो। हम जानते हैं कि पिछले 2 साल से अधिक समय से पीएम गरीब कल्याण योजना जो चली थी उसमें 80 करोड़ किसानों को अतिरिक्त मुफ्त अनाज दिया गया था और अभी भी 1 साल के लिए जो मुफ्त अनाज है वो योजना बढ़ाई गई है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े फैसले के तहत हम देखें तो एमएसपी जो खरीफ की एमएसपी है धान और बाकी प्रमुख फसलें, उनकी एमएसपी में इजाफा किया गया है। देखिए जी, निश्चित तौर पर तो बड़े फैसले हैं किसानों के लिए, उत्पादकों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ बीएसएनएल को सुदृढ़ करने के लिए 4G और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाने के लिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र। और बीजेपी का महासंपर्क अभियान जारी है। पार्टी के नेता देश भर में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए पार्टी मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के नोएडा में टिफिन बैठक का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा अपना टिफिन लेकर नोएडा के सेक्टर 51 स्थित LPS स्कूल में पहुंचे। इस बैठक में पार्टी के पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मौजूदा पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि और करीब 200 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद अपने घर से लाए गए टिफिन खोलकर सभी ने एक साथ भोजन किया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक का होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है और समय समय पर बैठकें होती रहती हैं। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुझाव का ध्यान में रखते हुए इन बैठकों को हमने टिफिन बैठक में परिवर्तित किया है, जिसमें सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर आते हैं, यहाँ बैठते हैं, सामूहिकता में चर्चा करते हैं और मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने में जो कार्यकर्ता लगे हैं उनको
किस तरीके से वो जनता के बीच में ले जा रहे हैं, इसका भी हम समीक्षा भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक फोन लाइन पर मौजूद हैं। कुमार आलोक, बीजेपी का जो महासंपर्क अभियान है वो तो जारी ही है, लेकिन नित नए तरीके, अगर कहा जाए बीजेपी जो कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय बनाने के तरीके हैं वो उसको लेकर आती रहती है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के बीच में साथ बैठकर टिफिन कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको कार्यकर्ताओं के बीच में एक समन्वय बनाने के तरीके के तौर पर, और जो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां हैं किस तरह से जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनके वो जो निर्णय लेते हैं अपने आप में अद्भुत और अलौकिक होते हैं। तो आज जो मीटिंग रखा गया था खासकर नोएडा में, तो नोएडा में हमने देखा वहीं पर कि टिफिन, आपने कहा टिफिन साथ में खाया, ऐसी बात नहीं थी जी। टिफिन अपने घर से लोगों ने बना के लाया था। आप अगर कोई सभा होती है या कोई अगर आयोजन होता है पार्टी का, तो उसमें जो होता है कैटरर होते हैं, वहां पर खाना बनाने का इंतजाम होता है, वहां खाना खिलाया जाता है। लेकिन ये एक ऐसा चीज था कि वहां पर टिफिन लोगों ने अपने घर से बना के लाया और सबने एक दूसरे के टिफिन को खाया वहां पर। तो ये टिफिन खाना ही बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, बल्कि मुद्दा ये था कि जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में एक दूरगामी सोच रखती है, तो इस मीटिंग में वहां पर खासकर यही हुआ कि कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी, तो उनके बीच डिस्टेंस नहीं हो। डिस्टेंस मतलब कि पदाधिकारी कार्यकर्ता जो आम कार्यकर्ता है उसका वो पूरा ख्याल रखे, और उस ख्याल को रखते हुए जो कार्यकर्ताओं की जो परेशानी थी वो पदाधिकारियों के बीच पदाधिकारियों से उन्होंने रखी। और आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हो, तो पदाधिकारियों को अब शिकायतें भी हुई। कुछ पदाधिकारी अगर डिस्टेंस मेंटेन कर लिए हैं कार्यकर्ताओं से, जो समर्पित होते हैं कार्यकर्ता, और कार्यकर्ताओं के बदौलत ही चुनावें जीती जाती है, तो फिर पदाधिकारियों ने भी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि ऐसी अगर कोई समस्या हुई है या ऐसी अगर कोई गैप हुआ है तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये सिर्फ सांगठनिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि आप कहें कि ये पारिवारिक मीटिंग थी। और इस पारिवारिक मीटिंग में जो जोश और उत्साह था देखने को मिला, जिस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने लगे, उसके बाद वो जगह जो हॉल था वो मतलब वो कम पड़ गया जी। तो बाद में फिर जो कार्यकर्ता थे वो बाहर भी रहे, काफी संख्या में कार्यकर्ता बाहर रहे, लेकिन टिफिन जब सारी मीटिंग जब समाप्त हो गई तो टिफिन जब खाने लगे, लोग एक दूसरे का टिफिन खा रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल शेयर करके एक दूसरे के साथ में खाया। और आपने जिस तरह से कहा कि सिर्फ पार्टी के लेवल पर नहीं, बल्कि एक पारिवारिक माहौल की तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी अध्यक्ष ने सबके साथ बैठकर टिफिन किया और एक जो समस्याएं थी उनको भी सुना, जो योजनाएं थी पार्टी की, जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए कुमार आलोक। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज कोर्ट परिसर में एक बड़ी घटना हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की इस कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजीव की हत्या करने आए अपराधी वकील के भेष में कोर्ट परिसर में घुसे थे और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर संजीव को मौत के घाट उतार दिया। इस गोलीकांड में 2 सिपाही लाल मोहम्मद और कमलेश कुमार भी घायल हुए। गोली लगने से एक बच्ची के भी घायल होने की खबर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जबकि गोलीकांड को अंजाम देने वाले एक आरोपी को कोर्ट परिसर में ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी घटना पर लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त नीलाब्जा चौधरी ने बताया है कि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, जबकि अधिवक्ताओं से भी पूछताछ की जा रही है। कोर्ट परिसर में गोली चली है और एक मुलजिम जो पेशी पर आया था उसको गोली लगी है। आसपास के एक पुलिस कर्मचारी को भी गोली लगी है, परंतु अभी हम लोग अधिवक्ताओं से वार्ता कर रहे हैं और उनको उपचार हेतु भेजा गया है। एक का प्रकाश पाया अभी हम बताने की स्थिति में नहीं है, हम अस्पताल के से बात नहीं हो पाएगी। वहीं इस घटना पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई भी अपराधी जो हत्या करेगा वो बच नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ेगी और कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाएगी। कोई हत्या करेगा उसे ये मालूम है कि वो बचेगा नहीं, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ेगी और कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विकास, कितनी बड़ी घटना इसको देखते हैं
फोन लाइन पर विकास जुड़े हुए हैं। विकास, कितनी बड़ी घटना इसको देखते हैं और किस तरह से जो अपराधी है, एक व्यक्ति पकड़ा गया है, क्या इसमें कितने लोग शामिल थे, क्या कुछ डिटेल्स अभी और मिल पाई हैं? देखिए निखिल, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। आज जिस तरह से ये कोर्ट रूम में घटना हुई है, ये काफी जो है अगर हम कहें तो कानून व्यवस्था को जो है एक बार चुनौती देने वाली दिखाई दे सकती है। कारण यह है कि जिस तरीके से जो है हमलावर आए और 2 लोग आए, जिनमें से एक पकड़ा गया, दूसरा भाग गया, और इसे जो है जहां तक संजीव जीवा की बात है, वो शामिल था, उसको मुख्तार अंसारी गैंग का माना जाता था। और इसके साथ ही जो है ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, मंत्री थे प्रदेश के, उनकी हत्या में इसको उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके साथ ही कृष्णानंद राय, जो बहुचर्चित हत्याकांड था मुख्तार अंसारी गैंग का, उसमें बरी कर दिया गया था। लगभग 2 दर्जन से अधिक इसके ऊपर मामले दर्ज थे। 17 मामलों में इसको बरी कर दिया गया था। बताया जाता है, पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से कि 35 लोग जो है इसके गैंग में शामिल थे। और जिस तरीके से ये घटना हुई, कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर के सवाल तो हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से इन अपराधियों ने अपराध का जाल और तमाम सारी चीजें फैला रखी थी, उनके बीच में ऐसी घटना बड़ी स्वाभाविक तौर पर हो सकती है। लेकिन यह चुनौती भरा प्रशासन के लिए और खास तौर पर कानून व्यवस्था के लिए जरूर हो सकता है कि किस तरीके से कोर्ट रूम में वकील की ड्रेस में आकर के अपराधी और वहां पर जो है फायरिंग करते हैं, जिसमें पुलिस वाले भी घायल होते हैं, अन्य व्यक्ति को भी गोली लगती है। लेकिन जो स्थिति है कि उसको पहुंचाया गया हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया है। तो इस तरीके से कहीं न कहीं जो है ये चुनौतीपूर्ण जो है प्रशासन के लिए जरूर दिखाई दे रहा है। जी निखिल, निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उससे पूछताछ में क्या कोई जानकारी मिल सकी है? क्योंकि सबके जहन में ये प्रश्न कौन रहा है कि आखिर कौन थे वो हमलावर जो मारने वाले थे। आपने बताया इतना दुर्दांत अपराधी था, जाहिर तौर पर दुश्मनी बड़ी और लंबी होगी, लेकिन कौन लोग थे इसके पीछे कुछ अभी तक पता चल सका है? देखिए, अभी इस संबंध में पुलिस ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया है, ना कुछ बताया है, लेकिन इतना तय है कि जो मारा गया है संजीव जीवा, वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, और जिसने मारा है विजय यादव, वो जौनपुर के केराकत का रहने वाला है। लेकिन सूत्र जो तार जुड़े हुए हैं, जिस तरह से मुख्तार अंसारी गैंग का आदमी बताया जाता है, मुख्तार अंसारी का पूरा प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहा है, और वो मऊ से, वाराणसी और गाजीपुर से जुड़े रहे हैं, जौनपुर भी उसी में समाहित है। तो कहीं न कहीं ये जो है जरूर ये रहने वाला मुख्तार ये मुजफ्फरनगर का था, लेकिन दुश्मनी इसकी पूर्वांचल में रही है। तमाम सारा इसके कारनामे भी जो है पूर्वांचल में रहे हैं, जहां पर इसका नाम आता रहा है। जो बड़े बड़े घटनाक्रम हुए हैं उसमें भी पूर्वांचल के ही मामले शामिल रहे हैं। तो जो अपराधी पकड़ा गया है विजय यादव, वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के केराकत तहसील का रहने वाला है। जी निखिल जी, एक सवाल का जवाब बहुत संक्षेप में चाहेंगे। कोर्ट परिसरों की सुरक्षा और सुदृढ़ करने की जरूरत अब नजर आने लगी है? बिल्कुल, ये लगातार प्रयास चलता रहा है कि कोर्ट की जो है सुरक्षा जो है हमेशा बढ़ाई जाए। इसके पहले भी वाराणसी और अयोध्या, लखनऊ, 3 जगह कचहरियों में जो है बम विस्फोट हो चुके हैं, आतंकी कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद और उसके बाद पुलिस की सुरक्षा भी वहां पर बढ़ाई गई है। लेकिन जो अपराधियों का स्वरूप है नित नए रूप में आकर के सामने आता है। आज वो अदालत में इतने सारे वकील होते हैं, वकील के ड्रेस में आया और वकीलों की तरह वो न्याय कोर्ट रूम में घुसा और निकाल करके उसने फायरिंग कर दी। तो निश्चित रूप से कुछ अब अगर वकीलों की तलाशी ली जाए तो वकीलों को बुरा लगेगा। तो कोई ना कोई पैरामीटर ऐसे बनाने होंगे जिससे कोर्ट कचहरी और कम से कम कोर्ट रूम ये सुरक्षित रहे। निश्चित रूप से प्रशासन इस पर भी विचार करेगा किस तरीके से उसकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए और किस तरह से वहां पर आवाजाही करने वाले लोगों को जो है पर नियंत्रण रखा जाए कि कोई भी इस तरह का व्यक्ति ना आ सके। जी बिल्कुल, और इसपे कई सारे एंगल हैं। इसमें जो वकील हैं उनको भी स्वयं इसमें आगे आकर के सुरक्षा में सहयोग देने की जरूरत होगी। उसका आपने बताया कि तमाम सारे पहलू हैं जिसके जरिए इस पर कहीं ना कहीं नकेल कसने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आशुतोष शुक्ला। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।